सट्टा सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी है। एसएक्स निफ्टी है 4 अंक नीचे। एशियाई बाजारों पर नजर डाल लीजिए, जहां पर मिला जुला सा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कुछ बाजार ऊपर है, कुछ बाजार नीचे, और बड़े बाजार आपके सामने ले आए। निक्केई, शंघाई, हांगकांग, और इस वक्त निक्केई में आप देखेंगे कमजोरी है 55 अंकों की। शंघाई मामूली से लाल निशान, हरे निशान में, और हांगकांग मामूली से लाल निशान में 11 पॉइंट नीचे। सिंगापुर देख लीजिए, स्ट्रेट टाइम्स, जहां पर सिंगापुर निफ्टी ट्रेड होता है 2 पॉइंट नीचे। कोई खास रुझान नहीं है। एक ताइवान छोड़ दीजिए जो ½ % नीचे। अदरवाइज सारे बाजारों में मिला जुला सा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो काफी सीमित दायरे में कारोबार इस वक्त नजर आएगा। हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट कोलकाता से रजत के बॉस.com के रजत बॉस जुड़ चुके हैं। रजत सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए सर, सबसे पहले शुरुआत नहीं है, आपकी पिक्स के साथ नहीं करेंगे। श्रीराम EPC आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक में आज बढ़िया खबर है। 71 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है श्रीराम EPC को। इसके चार्ट्स बताइए। देखिए, श्रीराम EPC एकदम नीचे की लेवल पे है। 24 रुपया के आसपास ये घूम रहा है। यहाँ पे अगर इसको चलना है तो 27 रुपया में जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको पार करना पड़ेगा। उसको पार करने की चेष्टा पिछले 3 महीना में 4 बार किया है, फिर नीचे आ गया था। लेकिन आज अगर इस वो ऑर्डर के बलबूते पे ऊपर जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। यही बात है। चलिए, श्रीराम EPC आपके पास है ना सर ये शेयर अभी भी आपके पोर्टफोलियो में? ये डिस्क्लोजर भी बताइए। हाँ है। चलिए, तो है ये शेयर उनके पास। डिस्क्लोजर ये है कि मेरे पास में श्रीराम EPC है। परफेक्ट। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर आती हुई, ब्रेकिंग न्यूज। लगातार टेक महिंद्रा में शायद छटनी की खबरें आ रही हैं। 20 दिन में 20% लोगों को निकालने का लक्ष्य है। छटनी पर कर्मचारियों को कोई सूचना नहीं दी गई है। और कल इस तरह के कुछ ऑडियोज़ भी सामने आ रहे थे, जहां पर HR की एक पर्सन अपने एम्प्लॉय से बातचीत कर रहा था। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हुई थी। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं CNBC आवाज़ के रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, बताइए क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, टेक महिंद्रा, ध्यान रखें ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। लगातार पिछले कई क्वार्टर्स से हम हाईलाइट करते किस तरह से इस कंपनी के बिजनेस पे प्रेशर आ रहा है। आपने देखा होगा रेवेन्यूज में लगातार प्रेशर था, मार्जिन्स लगातार गिर रहे थे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में तो इस कंपनी के मार्जिन्स 8% पे पहुंच गए थे, जबकि इसके पीयर्स 20% प्लस के मार्जिन बैंड पे ऑपरेट करते हैं। और अब हमारे पास खबरें आ रही हैं कि टेक महिंद्रा में बहुत तगड़ी छटनी हो रही है इस समय। इनफैक्ट वहां पे एम्प्लॉइज के बीच में जो बातचीत चल रही है उसे कहा जा रहा है 2020, यानी कि अगले 20 दिनों में 20% वर्कफोर्स कम करने की योजना है टेक महिंद्रा की। हालांकि ऑफिशियली इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, छटनी बहुत तगड़ी हो रही है। इनफैक्ट यहां तक कहा जा रहा है जो एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, ज्यादातर ये एसोसिएट्स हैं टेक महिंद्रा के जिनको यहां पे निकाला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के चलते यहां पे निकाला जा रहा है। एम्प्लॉइज जब रीजन मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कोई रीजन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस से डिसीजन आया है, कॉर्पोरेट डिसीजन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक फाइनल अथॉरिटी से आया है तो आप अपनी गुहार भी कहीं लगा सकते। और इनफैक्ट जो निकालने की प्रक्रिया है, कहा जा रहा है एंड ऑफ डे आपको निकाला जाएगा। जब एम्प्लॉय सवाल उठा रहे हैं इस कंपनी के ऊपर तो उनका कहना है कि उनके ऑफर लेटर में ये मेंशन्ड है कि उन्हें किसी भी वक्त फायर किया जा सकता है एज एन एसोसिएट। तो तगड़ी छटनी है। और इनफैक्ट मेरी कुछ सूत्रों से बातचीत हो रही थी जो टेक महिंद्रा में कामकाज भी करते हैं, उनका यह तक कहना है कि जो कामकाज आ रहा है इस समय टेक महिंद्रा में वो लार्जली डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है। डोमेस्टिक कॉल सेंटर का कामकाज आ रहा है, जो कि बेहद लो मार्जिन बिजनेस होता है, सिर्फ वॉल्यूम्स ड्राइव करते हैं उस कारोबार को। और इस समय जो एंड टू एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का या फिर बड़ा कारोबार जो है, कामकाज जो है, वो इस कंपनी के हाथ नहीं लग रहा। और इसलिए इस तरह की तगड़ी छटनी ये कंपनी करती हुई, तो पहले फाइनेंशियल्स पे तगड़ा प्रेशर आया था, स्टॉक अंडर परफॉर्म करना शुरू कर गया था, मार्जिन्स कोलैप्स कर गए इस कंपनी के। एनालिस्ट सवाल उठा रहे थे इस कंपनी के एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रेटजीज पर, क्योंकि एक्विजिशंस एक्चुअली फ्रूटफुल नहीं हो पाए इस कंपनी के लिए। और अब इस तरह की तगड़ी छटनी की खबरें आती हुई। ओहो, तो 20% वर्कफोर्स निकालना बहुत बड़ी बात है, बड़ी साइज है। प्रकाश जी से पूछते हैं। प्रकाश जी, फिर अच्छा, इस स्टॉक को, इस खबर को कैसे देखा जाए कंपनी के लिए? एक तरफ तो ये कि नेगेटिव है, 20% लोग कम करें, बिजनेस नहीं है, और दूसरी तरफ है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है। हाँ, कॉस्ट कटिंग। आज के ज़माने जब बिजनेस तो है नहीं तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता कॉस्ट कटिंग ही रह जाता है। तो क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये? सर, ये न्यूज़ एक्चुअली 2-4 रोज पहले मतलब एक एहसास होना शुरू हो गया था। जो हेमंत जो ऑडियो की भी बात कर रहे हैं, काफी कल से घूम रहा था मार्केट में। एक वो है, बट
वो तो एक रिकॉर्डिंग हो गई, कामकाज इस टाइप का तो काफी समय से हो रहा है और सभी कंपनीज ने किया है। एक और ट्रेंड आप देखिए, TCS, माइंडट्री, HCL टेक, सबके जो बाईबैक्स आ रहे हैं, ये मतलब जो शेयर बाईबैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उन्होंने रियलाइज किया कैपिटल रख के कोई फायदा है नहीं, ग्रोथ कहीं दिख नहीं रही है। तो टेक महिंद्रा के साथ भी यही इशू है। ये तो टेलीकॉम फोकस ज्यादा थे, जो सबसे पिटा हुआ है आज। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी। इट इज प्रोबब्ली टू लिटिल टू लेट, जिसको कहते हैं कि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले करनी चाहिए थी। इतनी एफिशिएंसीज ऑलरेडी आपकी घट चुकी हैं। सो आई थिंक मार्केट इसको नेगेटिवली रीड करेगा। ऑलराइट, चलिए तो फिर ये सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। और टेक महिंद्रा का स्टॉक देखिए इस समय खुलेगा तो आपको फिर एक बार फ्रेश कॉल लेकर आएंगे, लेकिन ये खबर तो दरअसल बहुत चिंता में डालने वाली है। आज कौन से स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है? श्रीराम EPC देखिए 71 करोड़ का ऑर्डर। रजत बोस जी ने कहा कि उनके पोर्टफोलियो में अभी भी है ये स्टॉक, और जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए तब एक अच्छी तेजी देखने को मिली भी है। रियल एस्टेट शेयरों पर रखिएगा नज़र। शोभा 5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। DB रियल्टी 8% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। स्टॉक 2020 में काफ़ी सारे आज स्टॉक्स सुझाए गए थे, वो ऑडियो भी हम आपको क्लिप थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन सूडो रियल्टी स्टॉक्स भी फिर चलते हैं जिस दिन रियल एस्टेट शेयरों का दिन होता है। कोई स्टॉक जो आपको पसंद आता हो वागले साहब स्पेस से, बॉम्बे डाइंग, जैकॉर्प या कोई और? हेमंत, बॉम्बे डाइंग, जैकॉर्प दोनों अच्छे लग रहे हैं। जैकॉर्प मुझे लगता है ये मूव में 95 की तरफ जाएगा, शायद 100 भी टेस्ट करेगा। ओके। बॉम्बे डाइंग हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम हमने बात की थी सम 55-60, अभी वो ब्रेकआउट की तैयारी है। जैसे ये 90 के ऊपर निकलेगा, 105-110 का जो हमारा टारगेट है, मैं आई थिंक 2-3 महीने बात की थी जी, तो 110 तक की मूव मुझे लगती है। तो यहाँ से भी एक 20-25% ट्रेडिंग अपसाइड है। 84 के स्टॉप लॉस से बाय करें, लेकिन 90 ब्रेक होने के बाद ही बाय करें। प्रकाश जी, IDFC और IDFC बैंक जो कल खबरें चल रही थी रिवर्स मर्जर को लेकर, और क्या लग रहा है इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि शनिवार को IDFC बैंक की बोर्ड मीटिंग भी है, तो खबरें ये भी है कि शायद कोई एक बहुत बड़ी NBFC का एक्विजिशन, माइक्रो फाइनेंस कंपनी खरीद सकते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज देखें तो उस लिहाज से अगर माइक्रो फाइनेंस के एक्विजिशंस का जो माहौल है, जो वापस एक फिजा बनती हुई दिख रही है, तो पहले हमने इंडसइंड का नाम सुना था, RBL का सुना था, अब IDFC का भी नाम। अब वो किस कंपनी के ऊपर नजरें हैं वो कहना मुश्किल है, क्योंकि NBFC स्पेस में तो कोई लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल हो ऐसा दिख नहीं रहा है। श्रीराम बिक चुकी है, M&M में इंटरेस्ट, M&M मतलब पेरेंट्स को इतना है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कोई बड़ी MFI की ही बात हो। और IDFC का 1 साल हो गया, अगर आप देखें तो आज भी रिटेल का जो नेटवर्क और स्ट्रेंथ बननी थी वैसी अभी है नहीं। तो एक एक्विजिशन, और ये जो रिवर्स जो मर्जर की बात है, ये होल्डिंग कंपनी स्टेटस ना रख के जो दोहरा वो खर्चा झेलना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, उस वजह से एक काफी वो है। बट इसकी वजह से दोनों डिस्काउंट भी है ना, लगभग 40% डिस्काउंट पे अभी भी IDFC ट्रेड कर रहा है। सो ये 10% बढ़े, ये ऐसी नहीं, बट आई थिंक इट विल ये न्यूज की एक्सपेक्टेशन बहुत समय बाद कुछ पॉजिटिव आया, इसलिए एक मूव दिखा आपको, बट इससे ज्यादा मूव आए ये मुझे नहीं लगता। लेकिन इसमें एक चीज है, क्योंकि IDFC में बचा क्या है, 52-55% तो मेरे ख्याल से बैंक की स्टेक है, और उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कारोबार है, थोड़ा बहुत सिक्योरिटीज के, उसके अलावा कुछ बचा नहीं। और एसेट मैनेजमेंट कारोबार को बेचने की खबरें भी कल काफी गर्म थी, करीब 15 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से उसका वैल्यूएशन मानकर चलता है बाजार। ब्रोकरेज बिजनेस, हाँ, तो ब्रोकरेज तो नाम का रह गया थोड़ा सा। एसेट मैनेजमेंट अगर समझो वो बिक गया तो फिर बचा तो बैंक ही है खाली, तो फिर खाली बैंक रखने का, होल्डिंग कंपनी में रखने का कोई पर्पस नहीं। वो एग्जैक्टली, सो जो पहले कंपलसरी करना पड़ा था होल्डिंग कंपनी स्टेटस, वो अब रिवर्स हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर ये हो गया, तो फिर IDFC बैंक के साथ साथ IDFC के लिए IDFC ज्यादा होगा। IDFC बैंक को कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। हाँ, IDFC लिमिटेड ज्यादा बढ़ेगा। और IDFC लिमिटेड वागले साहब ने भी देखिए आज सुझाया है, तो कल की आज का पहला पिक तो उनका BEL के साथ IDFC लिमिटेड ही था। तो दोनों स्टॉक पर मैं नितिन से भी राय लूंगा और पूछूंगा कि IDFC और IDFC बैंक को कैसे ट्रेड किया जाए आज वायदा कारोबार में। लेकिन उससे पहले स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। शोभा ने जिस तरह से Q1 के नंबर्स पेश किए हैं, ये दिखा रहा है कि बॉटम आउट हो चुका है रियल एस्टेट पैक, और जिस तरह से गुड़गांवा में उन्होंने अच्छी इन्वेंट्री बेची है,
ये समझ में आ रहा है कि अब इस सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अनंतराज के ऊपर नजर रखिएगा, एनसीआर दिल्ली की कंपनी है, कोल्टे पाटिल और प्रेस्टीज एस्टेट बेंगलुरु की में बड़ा कामकाज करने वाली कंपनियां, साउथ बेस्ड कंपनियों पर नजर रखिएगा। साथ ही इसी के चलते मुरुदेश्वर सिरेमिक्स और निटको भी आज टीम में शामिल किया है। तो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। पीएनबी गिल्ड्स में भी अच्छी रैली देख सकते हैं आप। साथ ही मंगलम टिम्बर्स पर भी नजर रखिए, गुजरात बोरोसिल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और फ्री हिट का दर्जा फिर से देखिए रियल एस्टेट और सूडो रियल्टी कंपनियों को दिया है। बॉम्बे डाइंग में भी तेजी होगी और प्रोजोन भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। खरीदारी पे ही पूरा फोकस टीम पे रखा है और यहाँ पे श्रीराम ईपीसी को एक ऑर्डर मिला है तमिलनाडु से, वो पॉजिटिव है। आइनॉक्स में खरीदारी की है, बड़े फंड्स ने, कैडिला हेल्थ का एक टाई अप हुआ है वैक्सीन के लिए। शोभा की तो बताने की जरूरत नहीं, बेहतरीन ऑपरेशनल नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। आईआरबी इंफ्रा को एक फाइनेंशियल क्लोजर मिल गया है उदयपुर टोलवे के लिए, वो पॉजिटिव है। डीबी रियल्टी और जैकॉप में भी नजर रखिए क्योंकि ये भी मुंबई बेस है, यहाँ पे भी बॉटम आउट हो रहा है, यहाँ पे भी तेजी बनेगी। भारतीय इंफ्राटेल में अपनी हिस्सेदारी, भारतीय एयरटेल जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक बेचने की तैयारी कर रहा है, वो पॉजिटिव। विम प्लास्ट में भी कोटक इक्विटी फंड ने काफी ऊंचे प्राइस पे 3 लाख शेयर खरीदे, तो वो उनके लिए काफी पॉजिटिव। और भारत फोर्ज पे नजर रखिए क्योंकि क्लास 8 ट्रक्स जो होते हैं जो अमेरिका में बिकते हैं, उनकी ग्रोथ जून में 39% दर्ज की गई है और ये उसके लिए कल प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो रियल एस्टेट पैक पर रखिएगा नजर। अब शोभा तो देखिए 6% गैप अप के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां भी फिर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। नीरज की टीम में मैं देख रहा था भारत फोर्ज था। रजत, कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? ये बताइए, नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक्स की जो बिक्री है उसके आंकड़े बहुत जबरदस्त आए, 38% ग्रोथ देखने को मिली है इनके ऑर्डर्स में। तो क्या ये शेयर और दौड़ लगा सकता है? देखिए, भारत फोर्ज अभी एक करेक्शन में था, करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है। 1150 3 दिन पहले एक बार टेस्ट किया था, उसी के आसपास जाने से फिर से कुछ सप्लाई प्रेशर आ सकता है। वो क्रॉस करने के बाद में फिर 1200 तक आप उम्मीद कर सकते हैं। अभी इसका पैटर्न में एटलीस्ट टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी बहुत तगड़ा कोई अप ट्रेंड आ जाएगा, बट दिस इज इन अ ग्रेजुअल अप ट्रेंड, वही मेंटेन रहेगा। डिस्क्लोजर हैज इट कि भारत फोर्ज मेरी पोर्टफोलियो में है। सर कितने सारे स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? वाह, तो देखिए भारत फोर्ज भी पोर्टफोलियो में है अब। रजत सर का एक्सपीरियंस भी तो देखिए, इतने सालों से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, इन्वेस्टर है, तो जाहिर सी बातें होनी चाहिए। अच्छा रजत सर बताइए, इन्वेस्टमेंट की बात तो अपनी जगह, ट्रेडिंग के लिहाज से आज कौन से स्टॉक्स आपने चुने अपनी लिस्ट में, और क्या सारे खरीदारी वाले हैं या शॉर्ट भी है कुछ? शॉर्ट नहीं है जी, अब तीनों ही बाय काउंटर है। तो कल कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज 90 रुपया मूवमेंट दिया था, 592 का लो से लेके 682 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वहाँ तक पहुँचा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज के दिन 695 से 700 रुपया तक चलेगा। 658 मेरा स्टॉप लॉस है, 15 रुपया नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर में 27 रुपया। इसी रिस्क रिवार्ड रेशियो में ये बाय कॉल दे रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि कैपलिन पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि मध्यम अवधि में 860 रुपया तक पहुंचेगा। इसका 700 पार करने के बाद में डिसाइसिवली 700 पार कर जाए तो ये 810 से 860 तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज रह जाएगा इसके लिए। दूसरी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स, अगेन डिस्क्लोजर हैज इट कि यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरी पोर्टफोलियो में है। 2569 का स्टॉप लॉस और 2660 का टारगेट। यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझको बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही टेक्निकली मुझको अच्छा ही लगता है, ये बाय कॉल है। और तीसरी कंपनी दिलीप बिल्डकॉन, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन हो रहा था, करेक्शन के बाद में अभी चलना शुरू किया तो 2 दिन कंसोलिडेशन में बीत गया। अभी आज के दिन 447 का स्टॉप लॉस लगाई, ऊपर में 487 से 485 तक उम्मीद करना चाहिए। ये भी मध्यम अवधि के लिए फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये है तमाम स्टॉक्स जहां पर आपके लिए है खरीदारी की राय। अच्छा, डीबीएल यानी दिलीप बिल्डकॉन है। ओके, दिलीप बिल्डकॉन में भी यहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। नितिन जी, आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक वायदा कारोबार के इन दोनों शेयरों पर आप राय देने वाले थे, बताइए।
देखिए डेटा वाइज दोनों स्ट्रांग है और कल जो मूवमेंट थी इक्वली दोनों में 10-10% की मूवमेंट थी, बट अगर दोनों में एक कंपेयर करें तो आईडीएफसी का डेटा कंपेयर टू आईडीएफसी बैंक का डेटा कंपेयर टू आईडीएफसी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। उसमें यह है कि रोल ओवर्स में जैसे आईडीएफसी बैंक का 88% हुआ है, वहीं आईडीएफसी का करीब 84% है, और जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन एक्सपायरी से अभी तक है वो आईडीएफसी बैंक में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगर दोनों में एक लेना है तो आईडीएफसी बैंक में ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसकी टारगेट करीब 66-67 बनता है। वहीं आईडीएफसी का भी ट्रेंड पॉजिटिव है और एक मोमेंटम इसका करीब 64 से 65 के टारगेट बन रहे हैं। आईडीएफसी बैंक जो हम लेंगे इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 60 रुपए के आसपास और टारगेट रखेंगे 66 का। ओके, तो इस पर नजर रखिए। इंटरग्लोब एविएशन, प्रकाश जी क्या राय है? खबरें आई कि ये इच्छुक हैं एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। घोष साहब जो इस समय कंपनी को चलाते हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को चिट्ठी में लिखकर ये भी कहा है कि अगर एयर इंडिया की बिड प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो वो फिर बोली नहीं लगाएंगे। लेकिन इच्छा तो है इनकी, देखेंगे समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनालिस्ट मीट है आज, आपकी कौन से चीज़ों पर, स्टेटमेंट्स पर नज़र होगी, कैसे ट्रेड करेंगे इसे? नहीं, इसमें एक जो सबसे बड़ी उलझन लोगों को लगी और जिसकी वजह से स्टॉक 1220 से पिट के नीचे जो आ गया था 4 दिन में, उसका रीजन ये था कि इंटरनेशनल बिजनेस तो एयर इंडिया का है बहुत ही उम्दा, उसको लेना इट मेक सेंस फॉर इंडिगो और एनीबडी, बट जो बाकी का डोमेस्टिक बिजनेस है और जो इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी कॉस्ट है, लायबिलिटीज है, उसका ये लोग का कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये मेरे को लगता है सिर्फ सांत्वना देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस है कि भाई हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपकी कंपनी को ज्यादा दबाव दिखे या डर कोई टाइप का हो कि लायबिलिटीज बढ़ा दी हमने। पैसे रेज करना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, बट करना है नहीं इज अ डिसीजन। कैसे रेज बढ़ जाएगा स्टॉक अगर आज इन्होंने साफ साफ कह दिया। ऑलरेडी स्टॉक में रिकवरी इसीलिए आई है। और इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है एयर इंडिया के प्रोसेस को कम से कम 6 महीने तो लगेंगे सरकार को ये समझने में, मतलब वो करने में, पहल करने में कि कैसे कितना ऑफसेट करना है, कंसेशन देना है, खर्चा बेयर करना है। तो अभी तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा, इसमें कई नाम आते रहेंगे। पहला नाम आया है तो उसकी वजह से वो उसको बिक जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। So I would not read too much negatively into this report. उल्टा नीचे के लेवल से बाइंग करने का अच्छा मौका था। आज कितना बढ़ता है ये कहना मुश्किल है, बट इंडिगो डेफिनेटली विल बी बैक टू इट्स नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ रेट। ओके, रजत सर, इंडिया बुल्स वेंचर्स के चार्ट्स जरा देखिए और बताइए जिन लोगों के पास तेजी की पोजीशन है वो क्या करें, क्योंकि खबरें आ रही कि शेयर इनके शेयरों में मैन्युपुलेशन, भाव के मैन्युपुलेशन पर कुछ सेबी जांच वांच कर रही है। तो आई बुल वेंचर जिन लोगों के पास, उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दें। इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर रखना है आपको तो 162 रुपया 80 पैसा का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके पहले कोई टेक्निकल स्टॉप तो बनता नहीं है। ये मेरे ख्याल से आज के दिन ये लेवल को आप नज़र पे रखिए कि 178 रुपया 50 पैसा से लेके 180 रुपया 20 पैसा, ये रेंज क्रॉस करके ये ऊपर भागने लगे। मैं स्पॉट लेवल्स का बात कर रहा हूँ, तब इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है। आपने आई बुल वेंचर का बताया, आई बुल रियल के बताए लेवल? रियल के बताए मैंने तो इंडिया बुल्स वेंचर बताया। हाँ बराबर है। नहीं, आप स्पोर्ट बोले इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ये तो वैसे भी ओके। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 65 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 10 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। तो हरे निशान में शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों की। मजबूत क्या है? लुपिन, यहाँ पर मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद स्टॉक में 1.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है और लुपिन की तेजी का फायदा औरोबिंदो फार्मा को भी मिलता हुआ दिख रहा है, ये 1% मजबूत है। टाटा पावर में 1% की मजबूती है। टाटा मोटर्स 4% मजबूत है। एशियन पेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम स्टॉक्स वो हैं जो हरे निशान में खुले हैं। तो लाल निशान में क्या है? बजाज ऑटो 1.5% नीचे, सिप्ला में 1% का नुकसान, एक्सिस बैंक 1% नीचे, एनटीपीसी लीवर जैसे दिग्गज भी थोड़ी थोड़ी कमजोरी के साथ, और 4% नीचे है टेक महिंद्रा का स्टॉक, जहां पर कर्मचारियों की छटनी होने वाली है। 20% कर्मचारी कम होंगे अगले 20 दिनों में। ये है स्टॉक जो एक्शन में है तेजी और मंदी की तरफ। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं आपको। पीएनबी 2.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर, भारत फोर्ज 2.25% मजबूत है। लुपिन के बाद बीएल वो स्टॉक है जो प्रकाश जी ने पसंद किया है, निवेश के लिहाज से 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। अशोक लेलैंड में तेजी है। इंटरग्लोब एविएशन आज एनालिस्ट के साथ बातचीत करेगा अपने एयर इंडिया के प्लान्स को लेकर। स्टॉक में 1.25% की मजबूती के साथ आज के सेशन में हुई है शुरुआत। तो फिर कमजोर क्या है? कमजोरी के लिहाज से एनटीपीसी 1.25% कमजोर, मॉर्गन ने 149 रुपए का दिया है लक्ष्य, उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा 1% कमजोर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी वायदा कारोबार के बैन में आने के बाद 1% का नुकसान यहाँ दिखेगा आपको। सिप्ला जैसे शेयरों में भी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। तो बाजार ने शांत
शुरुआत की है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर 30 अंक मजबूत सेंसेक्स है, 5 अंक ऊपर निफ्टी है, लेकिन मिड कैप शेयरों की रफ्तार है बरकरार, लगभग आधा % मिड कैप इंडेक्स ऊपर है और बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी के दिन 25 अंक मजबूत खुलता हुआ दिखा। तो ये है शुरुआत और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर, तो कह सकते हैं शुरुआत बुरी नहीं है। कल के हाइस के आसपास बाजार ने आज सुबह शुरुआत की। बिल्कुल, तो एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो नीचे कारोबार कर रहे हैं। आईओसी में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। आईटी पूरा पैक, ना सिर्फ टेक महिंद्रा, देखिए इन्फोसिस भी नीचे है और एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स थोड़ा ठंडा कारोबार कर रहे हैं। गोदरेज कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सा सुस्त खुलता हुआ 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक ऑफ द मोमेंट पीएनबी है, क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बड़े ब्रोकरेज हाउस इसके ऊपर काफ़ी बुलिश होते हुए एग्रेसिव रिपोर्ट जो सुझाई हैं उसका फ़ायदा पीएनबी को मिलता हुआ। और भारत फोर्ज जहाँ पर बिक्री के आंकड़े क्लास 8A ट्रक्स के नॉर्थ अमेरिका के निकल कर आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। देखिए 2.5% मजबूती के साथ टाटा केमिकल्स, हम आपको लगातार कह रहे हैं इस शेयर पर नजर रखिए, हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आज भी एक ज़बरदस्त शुरुआत इस स्टॉक ने दिखाई है। आरबीएल खबरों के चलते करीब 1% मजबूती के साथ खुलता हुआ, लेकिन शोभा 5% ऊपर, डीबी 3% ऊपर, बॉम्बे डाइंग 3% ऊपर, सूडो रियल्टी कंपनी जैकॉप करीब 3% ऊपर। तो रियल एस्टेट पैक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला पैक साबित हुआ। और ल्यूपिन में भी देखिए कुछ बड़े ब्लॉक्स होते हुए कल की तेजी के बाद आज फिर से यहाँ पर एक्शन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और ल्यूपिन में ही बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और ये एक्शन हुआ है बड़े ट्रेड के तौर पर 1088.55 पर बीएससी पर। ये एक बड़ा ट्रेड मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ल्यूपिन में और कितना 0.15% हिस्सेदारी बदली है। 7 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार बीएससी पर हुआ है। बीएससी पर ये स्टॉक देखिए क्योंकि वॉल्यूम वहीं पर होता हुआ दिखा, तो यूपी में इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट आते ही तुरंत ही आज एक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और 1472 के दमदार एग्रेसिव टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दिए हैं ल्यूपिन के और उसके बाद स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। संकेत आए चार्ट्स पर खरीदारी के, वागले साहब फटाफट देख लीजिए जरा। अनिल जी, व्यू तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट कल जिस तरह से क्लोज हुआ है और वॉल्यूम्स कल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पोजीशनल व्यू पे इसको कवर करूंगा 1085 के स्टॉप लॉस से और मुझे लगता है 1160 ये अगले 2 से 3 दिन का व्यू बनता है। चलिए, तो इस पर नजर रखिएगा, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने कुछ नए जेनरिक दवाओं का लॉन्च किया है और उसको लेकर वो काफ़ी उत्साहित है। उनको लगता है कि FY18 में यूएस में इस लॉन्च के चलते अच्छी मुनाफा इस कंपनी के हाथ लगेगा और इसीलिए देखिए ये स्टॉक ज़बरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखाता हुआ। लेकिन पीएनबी, नितिन जी क्या हो रहा है यहाँ पर ये बताइए। कुछ बड़े अपग्रेड्स तो मैंने देखे थे सुबह नमूरा के, हर्षदा बता रही थी 180 का टारगेट भी दिया है, इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए हेमंत, एक तो पॉजिटिव न्यूज है, अपग्रेड है और अपने सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है और कल इसमें करीब 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो कल का जो लो बनता है वो बहुत बढ़िया सपोर्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, सपोर्ट भी है। तो अगर आप कल के लो जो करीब 135 का है वो स्टॉप लॉस रख के आप बाई करना चाहें तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है और ये करीब 150 की तरफ मूव कर सकता है। अगर और छोटा स्टॉप लॉस हम लोग देखते हैं तो करीब 138 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है, उस लेवल से भी बाई करना चाहिए। कॉल ऑप्शंस भी इसकी काफी एक्टिव रहती है, तो इनफैक्ट फ्यूचर में बाइंग करने की बजाय आप कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं नजदीक वाली। मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी में ये स्लोली करीब 150 की तरफ मूव करना चाहिए स्टॉक को। 150 की तरफ जाने की तैयारी और टारगेट जब 180 के हों तो जाहिर सी बात है कि अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो ही सकता है। एक और स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है कैश मार्केट में बीएससी पर, वेल्सपन कॉर्प, बीएससी पर ये शेयर लाइए जरा। इससे वेल्सपन कॉर्प में यहाँ पर 1% हिस्सेदारी बदली, क्या बात है, बड़ा ट्रेड हुआ है। 26,55,000 शेयरों का कारोबार मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है बीएससी पर। जी हाँ, 30 लाख शेयरों का कारोबार दिख रहा है, यानी कि 26,55,000 शेयरों का कारोबार बीएससी पर 1% हिस्सेदारी बदली, 108 रुपये 10 पैसे में। ये बड़ा भारी ट्रेड हुआ है और जनरली मैंने देखा है वेल्सपन ग्रुप के शेयर ये जब बड़े ट्रेड होते हैं तो ये स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाते हैं। इसके चार्ट्स भी फटाफट देख लीजिए। वागले साहब तैयार हैं क्या आपके चार्ट्स? जी बिल्कुल अनिल जी, ब्रेकआउट है 110 का ब्रेकआउट है तो उसके नीचे 109 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 2 से 3 दिन का मुझे 118 से 120 का व्यू है।
तो 7-8% की ट्रेडिंग अपसाइड है। कोई आपकी राय इस वेल्समन कोप पे प्रकाश जी? उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, 3 दिन पहले आयकर विभाग ने इनके यहाँ जाकर छापे मारे थे पूरे, और बहुत बड़ा आयकर विभाग का वो सर्च था। अब उसका आउटकम क्या है ये मुझे अभी पता नहीं, लेकिन ये खबर हमारे पास 3 दिन पहले आई थी। काफी ग्रुप कंपनीज में प्रमोटर बाइंग हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखें वेल्समन एंटरप्राइज देखें, और उस दिन 8% गिरा था। हम कह रहे थे 8% गिर रहा है, अभी खबर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद जब हमने पता किया था कि हाँ, तो छापे रिकवर हो गया और स्टॉक में स्टेक बदलती हुई दिख रही है। नजर में रखिए ये शेयर, और अगर आप खरीद रहे हैं तो वागले साहब ने जो कहा, क्या एक बार बताया सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 108 109 के नीचे 109 और 118 120 तक जा सकता है। 109 के नीचे स्टॉप लॉस। ये कंपनी हमेशा कंट्रोवर्सीज में फंसी रही है। पहले भी हमने देखा है कि क्या भाव था, उसके बाद क्या हुआ। खैर वॉल्यूम है, आज वागले साहब का रिकमेंडेशन है तो नजर रखिएगा, लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अभी आयकर विभाग का क्या आउटकम निकल कर आता है उस पर भी नजर होनी चाहिए साफ तौर पर। तो आज देखिए ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और जहां जहां ब्लॉक्स हुए हैं वहां भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह से यहां पर अपमूव देखने को मिला है, आज थोड़ा सा देखिए ठंडा होता हुआ, लेकिन पिछले 2 सेशंस में इसने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इस स्टॉक की भी हम पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं और ये स्टॉक भी हर रोज भागता जा रहा है। वागले साहब, आपका अगला टारगेट रिवाइज करिए यहाँ पे। हेमंत, पहले तो हमने कल 100 रुपए की बात की थी कि आपने पूछा था 100 रुपए की मुंह आएगी, वो तो आ गई। हाँ। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ही दे सकता हूँ। आज का लो ही बनता है। 1120 का करंट भाव है, 1100 के नीचे 1098 का स्टॉप लॉस रख के 1160 1170 तक की मुँह, यहाँ से 4-5% ट्रेडिंग अपसाइड मुझे आज और कल तक दिखती है। गजब की तेजी दिख रही है इन तमाम स्टॉक्स में, जो खास तौर से NBFCs हैं। एक्शन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट और चार्ट देखिए, ये आज का ही है ना? हाँ, ओके। इसका 4 दिन का चार्ट देखिए, क्योंकि जिस दिन ये ब्लॉक हुआ था हमने कहा था कि देखिए इसमें कुछ शायद पिरामल्स की तरफ से शेयर बेचे जा रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात हम कर रहे हैं और आप देखिए, आपकी नजर है सर इसके ऊपर क्या हो रहा है? नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है। GST के आने के बाद जो लॉजिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट अगर आएगा तो प्री ऑन ट्रक्स का जो बिजनेस है उसको इतना बढ़ावा अच्छा मिल सकता है। आपने अशोक लेलैंड की कमेंट्री सुनी, नंबर देखे, और अशोक लेलैंड इनफैक्ट इज वन ऑफ द टॉप पिक्स इन दैट स्पेस। 100 रुपए के ऊपर जो क्रॉस हुआ है, तो ये अच्छा खासा है। इसमें जो बिल्डअप है वो क्यों है? क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स की एक वापस जो बोलबाला है वो वापस एक शुरू होने की उम्मीद दिख रही है। उस माहौल में ये सेकंड हैंड ट्रक्स होते हैं, उसका रिप्लेसमेंट बहुत बड़ी तादाद में होता है। फ्लीट ऑपरेटर्स नए ट्रक्स इंट्रोड्यूस अब करने की हिम्मत रखेंगे, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का तो कोर बिजनेस ही वही रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो फेज है ये बहुत ही बढ़िया। ये अगर वाला शेयर है, ये आप 1.5-2 साल अगर रखें, GST का एक्चुअल अमल होने के बाद का जो इम्पैक्ट है, तो ये 1500 तक आराम को दिला सकता है। वाह, 1500 तक के टारगेट्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और बहुत ही बेहतरीन। एक और स्टॉक है जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, वो है रेडिंगटन। और आपको याद होगा कल भी इस स्टॉक को हमने कवर किया था और हमने बताया था कि देखिए बड़े ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। कल तो मेरे ख्याल से 120-121 के आसपास ही हुआ, लेकिन आज जो ट्रेड हो रहे हैं वो ऊपर के दाम पर भी हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं, बेहद बड़े होते दिख रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 1, 2, 3 ट्रेड। कोई नया आईफोन लॉन्च होने वाला है क्या? इसमें ये भी GST का सबसे बहुत ही बड़ा फायदा इसको होगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल था वो इसीलिए मॉडर्न ट्रेड में बना था कि आपको वेयर हाउस करने की कहीं बनाने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। आपने जहां पे वो रखा है डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, जो इनका जो सप्लाई सॉल्यूशन जो देते हैं ये लोग, उसको आप यूज कर सकते हो बिना अपने खुद के वेयर हाउस बनाए। तो ये तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अब दिखेगा असली में, जो क्या इंप्रूवमेंट। अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचते थे। एक बार मैं साइज बता दूं, जो ब्लॉक डील्स हुए हैं 126 रुपए 20 पैसे पर एक ब्लॉक हुआ है 3% की हिस्सेदारी का, और उसमें बदले 1 करोड़ 20 लाख शेयर। दूसरा ट्रेड हुआ है, अच्छा तीनों ही 126 रुपए 20 पैसे पर ही हुए हैं। दूसरा ट्रेड हुआ है 2.25% हिस्सेदारी बदली है, 70 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। और तीसरा ट्रेड हुआ है 6 लाख शेयरों का 0.15%। तो 1, 2, 3 और 1, 4, 5% से थोड़ा सा 4.9%, ये है वो आंकड़ा जितनी हिस्सेदारी इन तीनों ही ट्रेड में बदली है रेडिंगटन की। और लगभग 2 करोड़ शेयरों का ट्रेड हुआ। क्या वॉल्यूम है भयंकर। वागले साहब चार्ट देखिए। अनिल जी, कल भी आपने इसका जिक्र किया था, कल भी वॉल्यूम था, बट कल प्राइस का सपोर्ट नहीं था। कल क्लोजिंग नेगेटिव था, आज प्राइस का सपोर्ट है और मुझे प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है। तो 120
128 थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा और 140 आज के लो के आसपास स्टॉप लॉस हो गया। नहीं, आज का लो तो काफी लंबा है, हाँ वही 127 है बराबर, उसके आसपास जहाँ ब्लॉक्स हुए वही है। हाँ बिल्कुल, और 145 टू 150 पोजिशनल व्यू बनता है, तो यहाँ से देखो 150 मतलब 15 रुपए अपसाइड है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। चलिए तो इस पर रखिएगा नज़र। रेडिंगटन में अच्छे आज ब्लॉक्स हुए हैं, लेकिन पीएनबी देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे खुलते ही क्या दौड़ लगा रहा है। नितिन जी, जिन्होंने आपकी सलाह पर खरीदारी करी है पीएनबी में, उनको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और अब आपका टारगेट क्या होगा? 4% ऊपर। देखिए अभी भी इस लेवल पे भी बाई की जा सकती है और स्टॉप लॉस करीब 138 के आसपास का बनता है और मुझे लग रहा है कि 150, 155 का शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकते हैं। इवन आप डिलीवरी में भी बाई करने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अपग्रेड्स है, सपोर्ट पे बाइंग हो रही है, तो रिस्क लिमिटेड है। उसके ख्याल से इस लेवल पे और फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। पे पूछ रहे हैं आपको और मेरे को टैग करके कि ये पीसी ज्वेलर्स का शेयर आधा क्यों हो गया, तो सर घबराइए मत आप लोग। 1:1 का बोनस था, उसका एडजस्टमेंट हुआ, खराब भी शेयर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि आधा हो जाए ये शेयर। कई लोग पूछते हैं देखिए ट्विटर पे कि कोई भारत है पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ये आज आधा क्यों हो गया, तो चिंता मत करिए, तो वो एडजस्टमेंट है, तो आपके पास शेयर है तो आपको एक और शेयर मिलेगा बोनस का, वही आज भाव जो है वो एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो और इस बीच दिन के हाई पॉइंट पर आ रहा है निफ्टी, हाँ 9650 मेरे ख्याल से यही हाई आज का, 9653 का जी। हाँ, तो बेसिकली खुलकर थोड़ा जो नीचे आया वहां से। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स देखिए अब आधा % मजबूत हो चुका है। बैंक निफ्टी में आज सरकारी शेयरों का बड़ा योगदान बनता हुआ दिख रहा है, 70 अंक ऊपर। लेकिन मेरी स्क्रीन पर जो एक सरकारी शेयर दिख रहा है जहां बढ़िया मजबूती के संकेत आ रहे हैं, सिंडिकेट बैंक। नितिन जी जरा इसके बारे में बताइए, क्या ये खरीदने लायक है इस लेवल पर? क्योंकि जिस तरह से 2% मजबूत हुआ है, 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने में ये सरकारी बैंक में सबसे आगे 6.5 लाख शेयरों का इजाफा है, खरीदा जाए? लेकिन जी खरीदना चाहिए, क्योंकि सारे सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहे हैं और पीएनबी के अपग्रेड्स का फायदा आपको सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक का हो सकता है आज और कल में करीब 80-81 के टारगेट्स बन जाए और स्टॉप लॉस करीब 74 रुपया 50 पैसे का रखेंगे, 80-81 का टारगेट रखेंगे। पर रखिए नजर। आज देखिए सरकारी बैंक ही चल रहे हैं, सबसे पहले चलना शुरू किया पीएनबी ने उस बड़े अपग्रेड के बाद, अब सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, अच्छा आईडीएफसी बैंक ने तो कल ही चलना शुरू कर दिया था, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। तो एक बार सरकारी बैंकों पर राय लेते हैं। आंध्रा बैंक में भी देखिए तेजी, यूनियन बैंक, सारे सरकारी बैंक जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सर क्या राय है आपकी? सर तो ये तो मतलब ऐसा है कि वैल्यू इस मार्केट में भी 9700 में भी अगर आपको कहीं है तो वो इन्हीं बैंक्स में है। इतना गिर चुके हैं। एग्जैक्टली। और गिरने का कारण ये था कि हम एक नया नॉर्म जो एनपीए रिकग्निशन का आया, प्रोविजनिंग का जो दबाव है, अब वो तो पहले से ही था, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन होता ये है कि जब नीचे इतने पिट जाते हैं शेयर्स तो हिम्मत नहीं होती। हम भी यही बोलते आए एक 10 रोज से कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे है ये, बट किसी को लॉन्ग टर्म की अगर हिम्मत है लेने की और रखने की पेशेंस है तो इंडियन ओवरसीज बैंक, अगेन मैं इसको याद करा रहा हूँ कि हाँ कि 24-25 रुपए के आसपास जो चल रहा है, सरकार की ओनरशिप है, कंसोलिडेशन सबसे पहले यहाँ आपको दिखेगा, इस टाइप की बैंक्स में दिखेगा। आईओबी हाँ, क्वालिटी ऑफ एसेट्स वैसेट्स सब खराब है, इसलिए हमारा रिपेयर जल्दी हो। खराब नहीं है, सबसे खराब है। अनिल का टारगेट 10 रुपए से नीचे का था इस वजह से, मुझे याद आता है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसमें अगर रिपेयर करना, अच्छा छोटी बैंक है, ये भी नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ी, अच्छा क्वालिटी बैंक की तरफ अगर आपका झुकाव है तो बीओबी लीजिए। बीओबी इज इमर्ज एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस होल फेज, और आंध्र बैंक बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी इट कवर्स, वहां पे इंप्रूवमेंट आने की पूरी उम्मीद है, जीएसटी के बाद के जो फायदे हैं। सो आई थिंक चॉइस बहुत ज्यादा है बैंक्स में, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज स्टिल अ बिग एरिया ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मोमेंटम है वहाँ। इसमें मोमेंटम नहीं है, इसमें वैल्यू है। सही बात है। दो डिफरेंस है कि आपको तेज वाली गाड़ी जो चल रही है उसमें पकड़ना है या जो अभी स्टार्ट होनी बाकी उसमें बैठना है। तो उस हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से एक और स्टॉक ख्याल में आ रहा है मेरे स्क्रीन पर, वो है इंडिया सीमेंट। दिन के हाई पॉइंट पर इंडिया सीमेंट आता हुआ दिख रहा है। इंडिया सीमेंट में भी सैटरडे को एनालिस्ट मीट है या बोर्ड मीट है? एनालिस्ट मीट है, और अंदाजे यही लगाए जा रहे हैं कि कंपनी के आगे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान या फिर क्या कुछ एक्शन हो सकता है। वैल्यू है भारी भरकम। आज मैं एक टेक्निकल रिपोर्ट भी देख रहा था, एफआईएस की तरफ से आई, उन्होंने 280 रुपए का लक्ष्य शॉर्ट टर्म के लिए दिया, इसी एनालिस्ट मीट को ध्यान में रखते हुए। नहीं डेफिनेटली, देखिए सीमेंट एज ए स्पेस, जो प्राइस रिडक्शन और ये सब के जो फायदे हैं अनिल जी उसमें होगा, तो हम बड़ी कंपनीज की बहुत चर्चा, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा की तो करते ही आते हैं, बट जो मिड साइज प्लेयर्स हैं और ज्योग्राफी जिनकी पॉजिटिवली है उसमें ये और प्रिज्म, ये दो मुझे लगता है कि जो थोड़े से अभी भी
अंडरवैल्यूड है। प्रिज्म वैल्यूएशन मेरे ख्याल से $100 पर टन है, जो कि दूसरे से आधे से भी कम है, मच लेसर देन द इंडस्ट्री एवरेजेस। और ये इस साइज में ये लाना काफी, कोई इसकी छोटी कैपेसिटी भी नहीं है कि आप सोचेंगे 1.5-2 मीट्रिक टन की हो गई और खत्म हो गया। दे आर इन दैट 5 MP+। तो अगर समझिए इस एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट कुछ रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कहता तो क्या कहेगा वो? उनके पास 5-6 हज़ार एकड़ जो जमीन है वो बेचेगा, या कुछ ऑपरेशंस डीमर्ज किए जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, क्या हो सकता है? मेन इनके साथ हमेशा रहा है कि इन्होंने ग्रोथ जो है इनऑर्गेनिकली बोला करेंगे, पर आज तक कभी हुई नहीं। फिर जो चेन्नई की वो जो क्रिकेट टीम को लेके जो इशू थे, सुपर किंग्स CSK के जो थे, उसके बाद देखें तो वो एक शांत हो गए, उसमें भी कोई अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू का कोई मामला नहीं आया। सो फाइनली ये है कि ये करना क्या चाहते हैं, और हो सकता है लैंड बैंक को लेके मोनेटाइजेशन का, बट आई थिंक दैट इज माहौल उसके लिए इतना पॉजिटिव है नहीं अभी। जैसे कल रेमंड्स ने कहा परसों जो मीट हुई कि अभी इट्स टू प्रीमैच्योर टू से कि ये होगा, तो इसको आप एक साइड में करें। फिर भी स्टॉक बढ़ा क्योंकि क्लैरिटी मार्जिन्स पे आई। तो इसमें भी मेरे हिसाब से कैपेसिटी और मार्जिन्स को लेके ये जो क्लैरिटी आएगी उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आज जो मार्केट को ऊंचे वैल्यूएशंस पे जस्टिफिकेशन चाहिए वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी राधाकिशन दमानी जी लेकर बैठे इतने लंबे समय से। हाँ, उन्होंने तो मेरे ख्याल से 135 की जोन में लिया हुआ है, which is exactly डिजिट से स्टार्ट किया था, ऐसा मुझे समझ में आता है। अनाउंसमेंट आया था 130-135 था। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कोई देखता नहीं है, ये तो एटलीस्ट आप इसको 2-3 साल के नजरिए से देखेंगे तो वैल्यू तो बिल्कुल है। अच्छा, अचानक से देखिए कुछ बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, बढ़िया शंकरा बिल्डकॉन, मुझे याद है इसके IPO 40-41 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। सर नजर है आपकी इस पे? क्या डबल हो गया स्टॉक, 900 रुपए कल टच किया था। इस स्टॉक में धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, अपने का हम हाईलाइट कर दें, ये वेंकीस तरह का मूव नजर आ रहा है मुझे इसमें। आपकी राय फंडामेंटली इस कंपनी पर क्या है, उसके बाद मैं वागले साहब की राय भी देता हूँ। सो इसमें ऐसा है कि IPO के बाद जब लिस्टिंग हुई तो साथ साथ डीमार्ट की भी हुई थी, तो एक कंपटीशन सा हमेशा रहा कि ये लेके वो ले, दो विकल्प थे आपके पास। अगर आप देखें तो इसमें हमने रिटर्न ज्यादा कमाया है। एग्जैक्टली, सही बात है। और दिस वाज अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये नीचे के लेवल्स पे आपको मिल भी गया था, मतलब 600 के आसपास जब था। तो बट माय पॉइंट इज कि अब वैल्यूएशन का अगर वो देखें तो थोड़ा सा इसमें अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो मूव है GST के आने के बाद, उसका बहुत बड़ा फायदा है। सही बात है। सो री रेटिंग उस वजह से हो रही है। अब वो कब तक होगी, मोमेंटम रहेगा, मुझे लगता है यहाँ करेक्शन के टाइम थोड़ा बहुत इसमें हल्के भी लोग होंगे, क्योंकि जिन्होंने कमाया है इतना, हर लेवल पे आदमी को प्रॉफिट मिल रहा है। सो यू माइट सी अ टेक्निकल करेक्शन जो विच कैन ब्रिंग, हो सकता है ये 750-800 की जोन में कभी खराब मार्केट में आपको मिल जाए, तब इसको आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे 555 के आसपास मुझे याद है एक लिस्ट हुआ था इसका भाव। लिस्टिंग हुई, ऑफर तो मच लेसर। सही बात है, इसने वैल्यू बनाकर दी है। क्या आपको चार्ट्स पर भी कुछ दिख रहा है? हालांकि इतने लंबे चार्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए। लेकिन फिर भी कल 856-57 के लेवल पे ब्रेकआउट आया है, तो अभी उस लिहाज से थोड़े लेट है, लेकिन कल किसी ने लिया है, आज मॉर्निंग किसी ने लिया है, तो आज का लो स्टॉप लॉस बनेगा 905 का, उसके नीचे। और मोमेंटम वाइज मुझे लगता है 1020 1030 तक के स्टॉक जाएगा, यहाँ से भी 50-60 रुपए। 460 का इशू प्राइस, 555 पर लिस्ट, और भाव देख लीजिए क्या है इस कंपनी का। इसे कहते हैं IPO में वेल्थ क्रिएशन। एक और स्टॉक तेजस नेटवर्क जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी तेजस नेटवर्क में भी एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है, और लगभग 0.5% की हिस्सेदारी बदली है। 4 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। अब ये भी स्टॉक पिछले हफ्ते लिस्ट हुआ था, 257 रुपए की इशू प्राइस थी मेरे ख्याल से, वहीं पर लिस्ट हुआ था। मुश्किल से भरा था इशू, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। लिस्टिंग के पहले दिन अमानसा कैपिटल जो आकाश प्रकाश की कंपनी, उन्होंने ब्लॉक डील में स्टॉक खरीदा था, वहां से तेजी बनती हुई दिख रही है। रजत सर, इसके चार्ट्स मिलेंगे क्या? है तो 5-7 दिन का ही पुराना खिलाड़ी है, कुछ बता पाएंगे आप इसके चार्ट्स देखकर तेजस में? देखिए, तेजस नेटवर्क का जितना डेटा है उसके चलते अभी बुलिश ही लग रहा है। ये 315 अभी वहाँ पे चल रहा है, लगता है अभी इसका छोटी सी जो मेजर मुझको मिलता है वो देखते हुए लगता है कि 322 तक अभी प्रोजेक्ट कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा अभी बोलना मुश्किल है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आ रहा है, और वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में देखिए क्या पोजीशन बनती हुई दिख रही है, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। कल रिकमेंड किया था क्या वागले साहब आपने? कल ही किया था ना?
नहीं, 3 दिन पहले जब हमने पूछा था कि ये फर्टिलाइजर कारोबार अगर बेच देता है तो इसके लिए कितने फायदे की बात हो सकती है, क्योंकि तब से ये खबरें चल रही थी और 3 दिन से आप बुलिश हैं इस पे। अनिल जी सही कह रहे हैं, कल मैंने एफएनओ में बोला था कि आज मुझे 20 रुपए की मुझे वैसे याद है, और कल के बाद आज देखिए, आज तभी 635 के फ्यूचर्स में लेवल्स थे और वो मुंह आ गई। 7 रुपए का रिस्क लेके 20 रुपए का अपसाइड, ये मैंने कल जाने के पहले बोला था। ओके, अब बताइए, क्योंकि यहाँ पे आज मुझे जबरदस्त पोजीशन, इसका मतलब ये अब एक बात पक्की है, जब तक ये खबर नहीं आएगी ना, ये शेयर ठंडा होने वाला है नहीं। और हेमंत 3 दिन से बोल रहा है कि इसमें कुछ पॉजिटिव है। वो न्यूज हेमंत की 3 दिन पहले थी। अच्छा, मैं फर्टिलाइजर बिजनेस का डाइवेस्टमेंट का, जैसे यूरिया बिजनेस उन्होंने वैसे, तो हमने 3 दिन पहले इसी शो पे बताई थी। अच्छा, अभी इस पे क्या है, एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एफएनओ में थोड़े लेट हो गए। जो कल जिसने लिया है वो बात अलग है, इनफैक्ट वो बुक करे, मैं सजेस्ट करता हूँ। लेकिन पोजिशनल के तौर पे आप 650 तक या 640 तक ऐड करें, और मुझे लगता है ये 720 तक अगले 3 से 4 हफ्ते की स्टॉप लॉस बताइए, क्योंकि देखिए हम इस खबर की चर्चा कर रहे हैं 3-4 दिन से। 4 दिन पहले खबर थी 630 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट, 3 वीक्स टू 4 वीक्स टाइम होराइजन। क्या बोलते हैं सर आप? वैल्यू अनलॉकिंग तो बहुत जबरदस्त स्टोरी है, देयर इज नो डाउट। और इसको भी बाय द वे जो फायदा है जीएसटी से क्या हो रहा है, मैं एक अलग व्यू देना चाहता हूँ। टाटा केमिकल्स का आप कोर बिजनेस केमिकल्स और यूरिया और ये सब को हटा के कॉस्टिक सोडा ऐश वाला जो बैक एंड बिजनेस है, जो डाउनस्ट्रीम बिजनेस, उसके अलावा इनका सबसे बड़ा जो इनके रिटेल टाटा स्टार बाजार का जो नेटवर्क है, उसके थ्रू पल्सेस और सीरियल्स और ये सब बेचने का हो गया है। तो ये एक एफएमसीजी सप्लायर बन जाएगा, जो जिसको जीएसटी में क्या हो रहा है कि पैकेज फूड्स का जो बेनिफिट है, जो जैसे आपको फ्यूचर ग्रुप में देखा आपने, इतना हो रहा है और इतना इंटरेस्ट वापस जग रहा है, वही चीज है। तो ये स्टार बाजार और जो टाटा ट्रेंट का जो बिजनेस है, उसको ये सपोर्ट करना शुरू करेगा। तो इसका बिजनेस प्रोफाइल जब चेंज होगा तो पी मल्टीपल जो पहले मिलता था वो करीब आपको 12 से 16 की जोन में मिलता था। अब वो सीधा हो सकता है कि वो 20 से 30 या 25 से 30 के मल्टीपल पे आ जाए, क्योंकि अर्निंग प्रोफाइल कंपनी की चेंज हो रही है। सो बिजनेस चेंज हो रहा है, बड़ी धीरे धीरे समझ नहीं आया लोगों को कि ये अब केमिकल कंपनी ना रह के एफएमसीजी रिलेटेड कंपनी हो जाएगी। अब वो जिस दिन पूरा हो जाएगा प्रोसेस, तब तक ये स्टॉक जो है उस तेजी से उसमें रहेगा। अनिल, हमारी टिकर टीम दिखा रही है सिरेमिक स्टॉक सब भाग रहे हैं। देखिए आज रियल एस्टेट शेयर भागे, उसके पीछे सिरेमिक शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स 6% ऊपर। अच्छा, दोनों टीम एक बार स्टॉक 2020 की टीम लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का प्रदर्शन ये शेयर दिखा रहे हैं। लेकिन पूछते हैं सर से, निटको टाइल, मुरुदेश्वर, HSIL, ये देखिए पूरा का पूरा पैक आज गर्म है। तो शोभा की खबर का कहां रब ऑफ इम्पैक्ट हो सकता है, ये साफ दिख रहा है। बताइए इस पैक पर क्या रहा है, कोई शेयर आपको जो पसंद आता हो? हेमंत, निटको बेस्ट है, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा जो कि 72 का है, करंट भाव है 76, और मुझे लगता है ये स्टॉक पोजिशनल तौर पे 85 to 88 तक अगले 1 से 2 हफ्ते में जा सकता है। 10% मजबूत होता हुआ देखिए आप, क्या 85 to 88, तो क्या तेजी देख रही है निटको में? मनापुरम फाइनेंस ये स्टॉक आ रहा है मेरे रडार पर। नितिन जी जरा वायदा कारोबार के आंकड़ों पर नजर डालिए, इस स्टॉक में क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो सारी एनबीएफसी में गर्मी हो रही है और खासतौर से साउथ बेस्ट एनबीएफसी, क्योंकि जो टेक ओवर की बातें भारत फाइनेंशियल को लेकर चल रही थी, उस लिस्ट में मनापुरम का नाम भी अब शामिल में होता दिख रहा है। लोग वो भी अंदाजा लगा रहे हैं कि ये भी एक टेक ओवर टारगेट हो सकता है। कम से कम प्राइस वॉल्यूम एक्शन तो ये दिखा रहा है। आप देखिए बिना किसी वजह के मनापुरम आज वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर है। 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, दिन के हाई पॉइंट पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सेंचुरी मारी है बड़े लंबे समय बाद। और इन्होंने प्रमोटर्स ने बीच में बयान भी दिया था कि हम चाहते हैं, 135 के करीब की बात आई थी कि एग्जिट करना चाहते हैं प्रमोटर्स, कुछ फैमिली मेंबर्स जो वो हैं, तो हो सकता है। तो जो आरबीएल बैंक आज जो पैसे जुटा रहा है, कल बोर्ड बैठक है, आईडीएफसी बैंक, हाँ, इवन आईडीएफसी बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ नजरें बना रहे हैं। इस स्टॉक में बताइए एक्शन क्या बन सकता है तेजी की तरफ, और बताइए। देखिए जी, मेरे ख्याल से इसको इसी लेवल पे बाय करना चाहिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर में जो ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस जैसे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, पूरे सेक्टर में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, L&T हाउसिंग फाइनेंस, सब जगह मूवमेंट दिख रही है। और खास तौर से जो रोल ओवर्स इस बार हुए थे वो एनबीएफसी में काफी अच्छे रोल ओवर्स थे, तो उसको देखते हुए जो मन्नापुरम फाइनेंस है इसी लेवल पे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 98 के आसपास बनता है और शॉर्ट टर्म टारगेट करीब 107 से 110 रुपए के बनते हैं। और वागले साहब भी यही कह रहे हैं, इसी लेवल पे लेना चाहिए।
105 106 वो मेरे टारगेट्स तो पहले नितिन जी से मैच हो रहे हैं। नितिन जी तो 108-10 बोल रहे हैं। नितिन जी थोड़ा हमेशा लंबे टारगेट की हाँ, और 99 के नीचे का स्टॉप लॉस बैठता है जुलाई, और ये अभी फ्यूचर्स में भी है। त्रिमूर्ति, वागले साहब, नितिन जी, प्रकाश जी, नहीं चौर आपने 95 के तो 4 लोग तो चौका लगाया। देखिए और स्टॉक देखिए। अच्छा, एनबीएफसी पर हम तो 3 दिन से बता रहे हैं कि ये जो हुआ है, जो एक सर्कुलर आया है ना, वो कहते हैं वो 2 लाख रुपए वाला कि आप अगर कैश वापस देते हैं तो आयकर विभाग, मैं बता रहा हूँ इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके ऊपर रिपोर्ट्स लिखी हैं कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि आयकर विभाग इसके ऊपर कोई जांच नहीं करेगा अगर कोई अपनी किस्त 2 लाख से ऊपर देना चाहता है। पहले था कि 2 लाख से ऊपर अगर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपत्ति थी आयकर विभाग को, लेकिन सीबीडीटी का उस क्लैरिफिकेशन आने के बाद ये सारी एनबीएफसी पिछले 4 दिनों से इसी खबर के चलते दरअसल चल रही है। एक चीज जीएसटी के बाद देखिए बहुत बड़ी जो होगी कि जो छोटे बिजनेस हाउसेज हैं, छोटे एसएमईज जो हैं, उनके लिए वर्किंग कैपिटल लॉक इन काफी रहेगा इसमें। ठीक बात है। पैसा आपका, अब क्रेडिट्स आपको जब मिलेंगे तब जाके आप बैक एंड क्रेडिट्स मिलेंगे तब जाके आपको वो फायदा होगा। तो उसमें जो इनका पैसा लॉक होगा वो पहले इनिशियली वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है एनबीएफसी बहुत अच्छी तरह मीट कर पाते हैं एसएमईज की। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म रहती है, कोई ये 5 साल के लिए तो लोन ले नहीं रहा इनसे। सो उस लिहाज से देखिए एनबीएफसी का बोलबाला जो है बहुत बढ़िया होने वाला है आगे चल के फ्रॉम अ लेंडिंग पर्सपेक्टिव। तो अच्छा दीवान साहब, आपने शंकरा की बात करी, वो 6% ऊपर है, मुरुदेश्वर 5%, निटको 10%। ये बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की कंपनी में कोई एक ऐसी कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखकर पैसा बनाकर दे सकती है, ये बताइए। सीमेंट के अलावा, सीमेंट तो है ही है। सीमेंट तो है ही है। देखिए 2 कंपनीज हैं जहां आपको ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज वाला जो शिफ्ट बहुत फेवरेबल है। एक उसके अंदर है HSIL, लेकिन वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो इसलिए मैं उसको वैल्यूएशन से थोड़ा सा मुझे उसमें कंफर्ट कम है। एक छोटी सी कंपनी थी जो अब वो भी बड़ी हो गई है, जिसका नाम है हैदराबाद इंडस्ट्रीज। हाँ, HIL ना? HIL। और अगर आप उसको भी देखें थोड़ा वैल्यूएशन से, तो एक विसाका इंडस्ट्रीज करके है। हाँ, वो एस्बेस्टो शीट बनाने वाली है। विसाका इज इनटू MDFs एंड पार्टीशन बोर्ड्स एंड ऑल। विसाका इंडस्ट्रीज उसमें, और ये चीज में टेक्नोलॉजी भी अलग टाइप की चाहिए, और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो थे वो प्राइसिंग से अंडरकट करके काफी बिजनेस ले जाते थे, वो सारा अब आपको धीरे धीरे घटता हुआ दिखेगा। सो ये स्पेस में इंटरेस्टिंग नाम है, कुछ थोड़ी सी रिसर्च करके निकलेंगे। 9650 के ऊपर अब टिकने में कामयाब होता दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 23400 के ऊपर टिकने में कामयाब होता दिख रहा है। एक और बैंक जो एक्शन में आ रहा है वो है इलाहाबाद बैंक। नितिन जी आप इसके लेवल देखें, तब तक मैं एक सवाल रजत सर से ले लूं। रजत सर, IRB इंफ्रा यहाँ पर एक्शन अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। धीमी शुरुआत की थी, खबरें बड़ी पॉजिटिव थी कि इनका 2000 करोड़ का जो उदयपुर गुजरात का जो टोल प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंशियल क्लोजर हो गया। 1460 करोड़ के इन्हें बैंक से लोन भी मिल गए। लेकिन अब IRB इंफ्रा में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन के हाई पॉइंट पर आ रहा है ये स्टॉक, और 2.5% मजबूत है, 2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत दिख रहे हैं IRB इंफ्रा में? आपका बात ही इसको 3 रुपया बढ़ा दिया अनिल जी, 216 से 219 तक पहुंच गया आप बात करते करते। फिलहाल 230 से लेकर 235 ये रेंज पार करने से इसमें तब रिवर्सल सिग्नल आएगा। अभी भी फिलहाल ये जो उछाल देख रहे हैं आप, ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के पहले ये डाउन ट्रेंड में था, करेक्टिव डाउन ट्रेंड, जो एलियट वेब वाले ने ABC काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड बोलेंगे, वो खत्म करने के बाद में अगर ये 235 237 उस रेंज को पार कर जाए तब अच्छा तेजी की उम्मीद कीजिए। इलाहाबाद बैंक फटाफट बता दें आशीष जी, खरीदने का वक्त है या क्या किया जाए? देखिए जी, इसमें सपोर्ट से बाउंस है और मुझे लग रहा है 72 73 का टारगेट आना चाहिए। लॉट साइज बड़ा है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हो कि ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहिए। 70 रुपए की कॉल ऑप्शन मुझे लगता है कि अच्छी खासी उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। 70 रुपए की कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। टारगेट करीब 72 के आसपास बनता है और स्टॉप लॉस 67 के आसपास बनता है। ओके, तो इलाहाबाद बैंक, आज देखिए बैंकों का ही, सरकारी बैंकों का ही दिन है। शुरुआत हुई PNB से, उसके बाद सिंडिकेट अनिल ने बताया इलाहाबाद बैंक पूरा का पूरा PSU बैंक में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मनापुरम 4.5%। अच्छा, चोला फाइनेंस के ऊपर भी आप जल्दी जाते आते बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि इसमें भी आपको दम दिख रहा है। आज NBFC अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। 1140 का एक फ्रेश ब्रेकआउट है, ये जुलाई फ्यूचर्स के लेवल है। आपको 10 रुपए का
स्टॉप लॉस लेना है 10 से 12 रुपए का। अपसाइड करंटली 1154 है, मुझे 30 से 40 रुपए की तेजी आज और कल तक दिखती है। तो लगभग 1185 1187 के टारगेट्स होंगे। शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। प्रकाश जी, वागले जी, रजत सर, नितिन जी, आपका शुक्रिया। और हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुदर्शन सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। गुड मॉर्निंग। ये बताइए सर, ये निफ्टी 10,000 के पार कब निकलेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार इस समय अच्छी खुशहाल व्यवस्था में है। ऐसा लगता तो है कि निफ्टी लाइफ टाइम न्यू हाइस पर पहुंच जाएगा। हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल था 9650, उसको क्रॉस करके आज ऊपर जा रहे हैं। तो निफ्टी में शॉर्ट टर्म ट्रेड ये बनता है कि आप निफ्टी खरीदिए, निफ्टी बैंक खरीदिए। निफ्टी में आपका स्टॉप 9600 का है, 9600 का है, और लॉन्ग रहिए, शॉर्ट करने की चेष्टा मत कीजिए कहीं भी। तो शॉर्ट ना करें ये कह रहा है बाजार, साफ तौर पर तो तेजी करनी चाहिए। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से सेक्टर्स आपको मजबूत लग रहे हैं, उसके भीतर कुछ अगर शेयर बताएं जो बाजार को लाइफ टाइम हाई तक ले जाने में मदद करने वाले हैं सबसे ज़्यादा। जी ज़रूर। देखिए, FMCG के सभी अच्छे जो शेयर हैं उनमें अभी भी मोमेंटम है और वो मदद करेंगे। जो आप कह रहे हैं ये तो 60 ही पॉइंट जाना है, हमको जाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर मदद मिलेगी FMCG से। हिंद यूनिलीवर, ITC अपनी जगह, डाबर, मैरिको, इनमें से जो भी निफ्टी में है। दूसरा, अपने आप में अकेले रिलायंस ये बता रहा है कि यहाँ से इसका जब भी ब्रेकआउट होगा 1440-50 से, तो इसका रुख 1600 का है। तो शायद अब जो निफ्टी की तेज़ी आएगी उसमें रिलायंस की बड़ी भागीदारी रहेगी। तीसरा जो सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स, मुझे PSU बैंक्स में कोई खास दम नहीं लगता है। ये आज ऊपर जा रहे हैं वो अलग बात है, पर यहाँ कोई रुख नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो सब तैयार है। ICICI बैंक, एक्सिस, HDFC तीनों तैयार है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, FMCG और रिलायंस, ये तीन ही मिल जाए तो मार्केट 60-70 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ओके, तो प्राइवेट बैंक्स मिलाकर ही बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। लेकिन एक और बाजार का दिग्गज जो बड़ा मजबूत दिख रहा है और अपना योगदान भी दे रहा है, ITC। रिलायंस के अलावा ITC एक एक करके स्टॉक्स जिस तरह से तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, इंडिविजुअली कौन से स्टॉक्स दिग्गजों में आपको लगते हैं जो और ऊपर खींच सकते हैं यहाँ से निफ्टी को? आप मुझको पूछ रहे हैं? जी जी सुदर्शन जी, आप ही हैं आज हमारे गेस्ट। अच्छा जी, सॉरी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि रिलायंस, ITC दोनों इस बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं। अभी कि हम अगले 3-4 दिनों की बात कर रहे हैं, तो इस 3-4 दिनों के माहौल में दोनों शेयर्स ही तैयार हैं और ऊपर जाने के लिए। अच्छा सर, ये बताइए जो NBFCs में बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, आज ये उछाल दिखा रहे हैं, पिछले बल्कि 2-3 दिन से उछाल दिखा रहे हैं। ये सेक्टर अच्छी तेजी दिखाने के बाद क्या कंसोलिडेट हो चुका है? इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप देखिए अलग अलग स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन आज फिर दिखाते हुए। नहीं, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। हुआ क्या कि निफ्टी में 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीने का कंसोलिडेशन चल रहा था, वो रेंज बाउंड था। तो उसी के साथ प्राय सारे शेयर्स रेंज में चले जाते हैं। NBFC भी कंसोलिडेशन, हल्के से करेक्शन के बाद कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर आ रहा है, NBFC का कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है। इस समय अगर आप ये मिड कैप स्टॉक्स में कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो लगभग सभी NBFCs अच्छी स्थिति में है और अगले 4-5 दिनों में तेजी के माहौल में जाने के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, LIC हाउसिंग, DHFL, ये 3 नाम मैंने आपको बताए, पर शायद सारे ही ठीक हैं। सरकारी कंपनियों में कोई शेयर मजबूत दिख रहे हैं आपको? क्योंकि सरकारी कंपनियां भी इस तेजी में बड़ी भागी हैं। कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स या फिर कोई सेक्टर सरकारी कंपनियों वाले जो आपको पसंद आ रहे हो? आप गवर्नमेंट PSU की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता नहीं है कि, देखिए PSU बैंक्स तो बिल्कुल भी दम नहीं है। बैंक के अलावा दूसरी सरकारी PSU में भी जैसे BHL, इनका बड़ा हैवी वेट है, वो तो मंदी में है। तो ये न्यूज़ बेस्ड है। मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ, तो मुझे PSUs में कोई रुचि नहीं है अभी। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो कुछ स्टॉक्स ONGC, NTPC, ये अभी भी देखिए कमज़ोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इवन कोल इंडिया, इन तीनों के बारे में बताइए। इनके चार्ट्स देखकर आपको लगता है कि इन PSUs में थोड़ी और गिरावट अभी बाकी है? देखिए, ONGC में गिरावट बाकी है ये तो कहना मुश्किल है,
पर ओएनजीसी में तेजी नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से कहा जा सकता है। एनटीपीसी अंडर परफॉर्म कर रहा है आज से नहीं बरसों से, तो जो शेयर 10 बरस पहले यही था आज भी यही है, उसमें कोई रुख नहीं बनता है, कोई खरीदारी नहीं बनती है। तीसरा शेयर कौन सा था? कोल इंडिया सर। कोल इंडिया की तो बहुत तकलीफ की हालत है। हाँ। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई निवेश है और कई लोगों के पास आईपीओज अभी भी पड़े होंगे, तो कोई भी रैली आए उससे निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय है कोल इंडिया पर निकलने की। सलाह रैली आ भी रही है 225 से 230 से मेरे ख्याल से घूमकर ऊपर भी आता हुआ दिख रहा है। अच्छा रजत सर, एक और स्टॉक, एक और सेक्टर फटाफट में मेटल पे एक राय ले लूं। मेटल मजबूत दिख रहा है आपको? मेटल्स देखिए अभी तो शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं मेटल्स में बुलिश हूँ। बुलिश होने वाले सेक्टर्स जो भारत वर्ष के अंदर जो माल बेचते हैं और जो बनाते हैं उनमें ज़्यादा बुलिशनेस है। तभी मैंने आपको एफएमसीजी की बात कही, रिलायंस की बात कही, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंक्स हैं, उन एरियाज़ पर मेरी तेज़ी का रुख ज़्यादा बनता है। अच्छा सर, ये बताइए आईटी फार्मा, आज भी कुछ खबरें आ रही थी, हमने ब्रेक करी कि टेक महिंद्रा बहुत सारे लोगों को छटनी कर रहा है, तो साफ तौर पर ये तो है कि छटनी तभी करते हैं जब कामकाज नहीं होता है। अब इन लोगों ने मान भी लिया है, काफ़ी समय इंतज़ार भी किया है। क्या और करेक्शन आ सकता है इन शेयरों में, या अब एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, या बिल्कुल अवॉइड करेंगे? आईटी पैक को कैसे प्ले करेंगे आप? नहीं, आईटी सेक्टर का करेक्शन पूरा हो गया है। अब ये बेस बन रहा है। यहाँ पर बेस बनाने में क्या होता है ना, बहुत समय लगता है। तो कोई ये आज खरीद लेंगे और भाग जाएगा ऐसा नहीं है, पर जो निवेशक हैं उनको माने अच्छी कंपनियां, इन्फोसिस, माइंडट्री, टीसीएस, इन पर ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे पोजीशन बनानी चाहिए। फार्मा की बॉटमिंग आउट हुई नहीं है। ये बीच बीच में हम देखते हैं कोई शेयर बढ़ जाता है, पर आप ध्यान दीजिए कितने ही नीचे भी गिर जाते हैं। फार्मा का बॉटमिंग आउट का प्रोसेस लगभग 1 साल शायद और चल सकता है। वहाँ निवेश करने की कोई हड़बड़ नहीं है और न ही व्यापार करना चाहिए। आईटी में जब भी कोई डिप आए खरीदना बनता है। ओके, आईटी में गिरावट में खरीदारी करें, क्या ऐसी राय फिर आईटी की तरफ फार्मा में भी आपकी? नहीं, फार्मा में अभी खरीदारी बनती नहीं है, ये बेस बना रहा है, इसमें समय बहुत लगेगा। अच्छा सर, मेटल कंपनियों के बारे में बताइए, क्योंकि इन्होंने तो पिछले पूरे साल पैसा बना कर दिया, अब फिर अर्निंग सीजन आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। इस बार फिर से मेटल कंपनियों में वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को सुपर्ब थे पिछले क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखें। नतीजों से पहले खरीदारी करना चाहते हैं, और आपको सबसे मजबूत क्या लगता है, कैसे अप्रोच करेंगे इस पैक को आप? नहीं, अगर मेटल्स में किसी को खरीदना ही है तो इनमें सबसे ठीक वेदांत लगता है। वेदांत में ऐसा लगता है कि अच्छा रुख बन सकता है। बाकी मेरे हिसाब से मेटल से दूर रहना चाहिए, वेदांत में ही खरीदारी बनती है। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए मेटल स्टॉक्स पर। इस बीच हेमंत, बाजार बड़े जबरदस्त मजबूत हो रहे हैं, सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है इस वक्त, और निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ आ रहा है। 25 पॉइंट अब निफ्टी मजबूत हो चुका है। मिड कैप इंडेक्स की मजबूती देखिए लगभग 0.5% की हो चुकी है। बैंक निफ्टी 23,400 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी खरीदारी होती दिख रही है, और ये खरीदारी पूरी तरह से बैंकिंग शेयरों से आ रही है, क्योंकि निफ्टी में टॉप गेनर में आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जैसे दिग्गज है, तो ये अच्छी तेजी दिखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए पीएसयू बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है इस समय का। रियल एस्टेट शेयरों में तेजी है, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, मेटल, सारे सेक्टर्स मजबूत हैं। अगर एक सेक्टर कमजोर है वो है आईटी सेक्टर, और इसी का जिक्र हम कर भी रहे थे। और आप देखिए यही अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अभी भी हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा और समय लग सकता है, बॉटम आउट होने में समय यहाँ पर लगने वाला है साफ तौर पर। चलिए, विदा लेंगे हम सुदर्शन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। तो बाजार ने की है दमदार शुरुआत, और 9,700 की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। देखते हैं आगे और सेशन कितना मजबूत रख रहा है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन प्रियंका जुड़ेंगी ब्रेक के उस पार और लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।